नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सिंधु सभ्यता के इस चैप्टर को कंप्लीट करते वक्त ये बात ध्यान रखी गई है कि यहाँ पर जो तथ्य समाहित किए गए हैं वह एनसीईआरटी और सभी प्रचलित और सर्वमान्य पुस्तकों से वह तथ्य इकट्ठा किए गए हैं। यदि आप सिंधु सभ्यता के इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या अन्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर अन्य किसी वनडे एग्जामिनेशन में आए हुए सारे प्रश्नों को कवर करने में सक्षम होंगे। चैप्टर के कंप्लीट होने पर आखिरी में एमसीक्यूज दिए गए हैं जो अब तक के लोक सेवा आयोग में पूछे गए 10 वर्ष के प्रश्नों पर आधारित हैं। यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के इस चैप्टर में मैं एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं आप लोगों को, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में तो आप पाएंगे तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो एक टेक्निक है, एक पद्धति है जिसके द्वारा ही हम किसी ऐसे ही जो भी एंशियंट टाइम में कोई घटना घटी है या कोई चीज़ की हम डेट निर्धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये VF लीवी द्वारा एक तिथि निर्धारण की पद्धति खोजी गई थी जिसे जो है 1946 में उनके द्वारा इसे खोजा गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो प्राचीनतम पदार्थों की उम्र तय करने के लिए, उनकी आयु तय करने के लिए हम इस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। सिंधु सभ्यता की अगर खोज की बात करें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा करी थी और इन्हें ही माना जाता है कि सर जॉन मार्शल जो थे 1924 में, देखिए, खोज दयाराम साहनी ने करी थी। अगर आप देखें यहाँ पर तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता है, इसकी विधिवत घोषणा सन जॉन मार्शल ने करी थी। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल की अगर हम बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 प्रमुख स्थल इसके पाए जाते हैं। उसमें अगर हम चर्चा करें तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। पूर्व के तरफ पूर्वी पुरातन पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुरा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। उत्तरी पुरा स्थल की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पुरा स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख स्थल हैं। आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हम सभी जानते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले बड़े स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये प्रमुख 6 बड़े नगर हैं। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान रखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो अब तक प्राप्त है वो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में अगर हम बात करें, देखिए ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो इस समय भारत में नहीं है। अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वह स्थल राखीगढ़ी घग्घर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए बात करते हैं लोथल एवं सुतकोदता जो पाए गए हैं वहाँ से सिंधु सभ्यता के क्या थे, वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वही सबसे बड़ी इमारत थी।
जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अब देखिए, चूँकि परीक्षा में थोड़े से प्रश्न का कठिनाई स्तर अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसके मध्य स्थित जो स्नाना कुंड था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 के शायद या 21 या 22 के पेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है उसका निर्माण या उसकी ढलाई किस पद्धति से की गई है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की जो मूर्ति मिली है उसका निर्माण, उसकी ढलाई किस पद्धति से हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने की अगर हम बात करें तो ये लोथल एवं चंदोदड़ो में मिले हैं। ये सारे तथ्य आपको याद रखने की जरूरत है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ध्यान रखें कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। अब देखिए, जब लिपि की बात करी गई है तो लिपि यह किस प्रकार से लिखी गई है, यह हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। जैसे हम अपनी हिंदी लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं चलते हैं, उर्दू लिखते हैं तो दाएं से बाएं लिखते हैं। उसी प्रकार से जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति, जब ज़्यादा बड़ा कोई अभिलेख लिखना होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी अगर एक पंक्ति ही लिखनी है तो जाहिर सी बात है हम दाएं से चले बाएं तक, दूसरी पंक्ति खत्म हो गई। लेकिन जब दूसरी लाइन पर हमें जाना है तो फिर चूंकि दाएं से चल के हम बाएं तक पहुंचे हैं तो बाएं से फिर शुरुआत कर देते थे। इस प्रकार से जिगजैग मोशन में हम पूरी लिपि लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। यहाँ पर आपको एक नोट करने की ज़रूरत है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी तो वो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल सिंधु सभ्यता में केवल लोथल नगर एक ऐसा था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सब घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे खुलते थे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। सैंधववासी सिंधु सभ्यता के निवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चीनी का प्रयोग नहीं होता था, शहद का प्रयोग होता था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। और अगर हम रंगपुर और लोथल से बात करें तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए, रंगपुर और लोथल, मोहनजोदड़ो कहाँ से क्या मिला है इसका मैं आगे चार्ट भी आपको प्रिपेयर कराऊंगा। आप फिलहाल यहाँ पे देखते चलिए और इसे नोट करते चलिए। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सुरकोतता, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई की अगर हम बात करें तो संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले थे उसमें एक मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है और मेलुहा शब्द बेसिकली सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। जो हड़प्पा संस्कृति का शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार में होता था और विदेशी व्यापार में कुछ वस्तुएं आयातित होती थी और वो किस प्रदेश से आती थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर आयातित वस्तुओं की बात करें तो तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। सोने का व्यापार कर्नाटक, अफगानी, ईरान के साथ होता था। टिन का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। गोमेद का व्यापार सौराष्ट्र के साथ होता था। लाजवर्त का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था और सीसा का व्यापार ईरान के साथ होता था। आगे बढ़ते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता में मिलते हैं।
स्वास्तिक चिन्ह जो बनता है, और वो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, सूर्य की उपासना करते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी सिंधु घाटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किसी भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। और मूर्ति की बात करें तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, स्त्री मृण मूर्तियां नहीं, जो मिट्टी की मूर्तियां थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी माता की सत्ता का प्रतीक था। माताओं को विशेष स्थान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सैंधववासी ऊनी एवं सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर, नीचे का जो शहर था उसका, वो सामान्य लोगों के रहने हेतु था और किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली और बंगन, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभा में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। कुछ लोग शव को जला देते थे, कुछ लोग गाड़ते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, वो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। वर्तमान में टेराकोटा से बनी वस्तुएं उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रचलित हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई सारी बातें लगभग कवर हो गई हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति उनकी क्या है। यहाँ पे कुल 13 पॉइंट है और ये अपने आप में सफिशिएंट। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो यहाँ पे एग्जाम में आपको इससे प्रश्न मिलेगा। लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग में इस प्रकार से प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। जैसे बात करते हैं प्रमुख स्थल की, तो हड़प्पा कहाँ पर है? ये रावी नदी पर है, रावी नदी के तट पर है और इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। दयाराम साहनी ने 1921, माधव स्वरूप बस 1926 और व्हीलर ने 1946 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। राखलदास बनर्जी, मैके, व्हीलर ने इनकी खोज की थी। चंदोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब सवाह जिला, मैके और एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर डेट भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अमलानंद घोष 1951, वीवी लाल एवं वीके नायर इसके उत्खननकर्ता थे। कोटदीजी सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान है, फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। रंगपुर मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रोपड़ सतलज पंजाब का रोपड़ जिला है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए। सुत कांगेडोर दास नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल स्टाइन 1927 में उन्होंने इसकी खोज की थी। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला लगता है। रविंद्र सिंह बिस्ट 1974 में इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला। जेपी जोशी 1967-1968 में, रविंद्र सिंह बिस्ट 1990 और 1991 में इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर सोतकाह जो स्थल है ये सादी कौर नदी के किनारे है, दक्षिणी बलूचिस्तान में पाया जाता है और जॉर्ज डेल्स 1962 में इसकी खोज इन्होंने की थी। आप देखिए इतने नामों में केवल व्हीलर, मैके और जॉर्ज डेल्स यही केवल अंग्रेजों के नाम हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लगभग सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को मैंने संकलित किया है। अब आइए कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोगों के
प्रश्नों का हिस्सा बनते रहें उन्हें हम कवर कर लेते हैं और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सारे तथ्य समाहित हो जाएंगे। अब मैं उन तथ्यों को संकलित करने जा रहा हूं जो सिंधु सभ्यता के लिए पिछले 10-12 साल में आयोग द्वारा पूछे गए हैं। आप देखिए और अपने तैयारी को जांचिए कि आप में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको, इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आता है। यहाँ पर प्रश्न के रूप में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम व्याख्यात्मक रूप से इसकी चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग द्वारा। तो यहाँ पर सुमेरियन, बेबीलोनियन और मिस्र की सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल जिससे हमें नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल अहमदाबाद जिला भोगवा नदी के तट पर है और लोथल मैंने अभी आपको बताया रंगनाथ राव ने 1954-1955 में इसकी खोज की थी और 1957 में प्रोफेसर एस राव ने इसकी खोज की थी। एकमात्र स्थल है जहां से ईंटों के एक कृत्रिम गोदीबाड़े का साक्ष्य मिला है। अब देखिए ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पुरातात्विक स्थल और उनके खोजकर्ता हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जान मार्शल, कौसाम्बी एनजी मजूमदार। ये कभी कभी ऑप्शन में आता है और इसमें हमको क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, तो आप इसे डेट के सहित याद करें। ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये भी पूछा गया है कि लोथल से मिला सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, धान की भूसी बाजरा भी मिला है, फारस की मोहर मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है और 3 युगल समाधियां मिली हैं। मृदभांड उपकरण भी लोथल से प्राप्त हुआ है और हाथी दांत का पैमाना ये लोक सेवा आयोग से 2018 में पूछा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न इस वक्त हम कवर कर रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। आप देखिए आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं और यहाँ पर उन प्रश्नों को भी समाहित किया गया है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं। आगामी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए या फिर आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर संघ लोक सेवा आयोग का जो मेंस एग्जामिनेशन आना है उसके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, अगर अब हम चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल को में जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं और मध्य पाषाण काल में बागोर जो है वो भिलवाड़ा जिला राजस्थान में आता है जहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं और आदमगढ़ पुरा स्थल एक होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ये मध्य पाषाण काल के जो है 2 प्रमुख स्थल हैं। मानव के हड्डियों के अगर हम अवशेष की बात करें तो ये सराय, नाहर, महदहा और दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ये स्थल हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मानव के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सराय, नाहर, महदहा, दमदमा ये तीनों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और दमदमा से हमें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल संयुक्त दाह प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। ये हमें दमदमा से मिला है। देखिए परीक्षाओं में इस समय प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं जिनका कठिनाई स्तर सामान्य से थोड़ा ऊपर है और लोक सेवा आयोग में तो अक्सर डीप नॉलेज के साथ ही प्रश्न पूछे गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें इग्नोर ना करें, ध्यान से पढ़ें क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल से छोटे छोटे उपकरणों के साक्ष्य माइक्रोलिथ कहलाते हैं। मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे उपकरणों के साक्ष्य मिले उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो विंध्य क्षेत्र के लिखैया शिलाश्रय से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा है। यहाँ पर आपको एक क्रम ध्यान रखने की जरूरत है पश्चिम से पूर्व का। पश्चिम में महदहा प्रतापगढ़ में है, लिखैया मिर्जापुर में है, पैसरा बिहार में है, वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में। ये व्यवस्थित करने के लिए कई बार पूछा गया है तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। महदहा की अगर हम बात करें, मैंने भी आपको ऊपर बताया कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है। हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हैं, सींग हड्डी से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगर उपकरणों की बात करें तो ब्लेड, खुरचनी, भेदक, चांद्रिक त्रिभुज और समलम चतुर्भुज ये उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें, बोलन दर्रे के निकट बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पुरा स्थल से पाषाण सांस्कृतिक, मेहरगढ़ जो पुरा स्थल है वहाँ से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा तक के
सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, एकमात्र स्थल है। 5000 ईसा पूर्व का गेहूं और जौ मिला है मेहरगढ़ से। लहुरा देव से अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर में है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। नवपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है लहुरा देव। आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी। तो उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है वह आलमगीरपुर मेरठ में है। सैंधव सभ्यता का भी एक प्रमुख स्थल है। बड़ा गांव हुलासपुर सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फरपुर सोने के सिक्के मिले हैं। मांडी मुजफ्फरपुर में है, यहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं। टकसाल थी, यहाँ चांदी के आभूषण भी मिले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हड़प्पा पुरा स्थल में अगर हम बालू की बात करें तो वो हरियाणा से प्राप्त हुई है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। पाडरी अगर हम बालू स्थल चूँकि यहाँ पे पूरा स्थल की बात कर रहे हैं तो बालू जो है हमारा वो हरियाणा में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है। और हुलासपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में है, बचाऊ तालुका में, और जिसकी खोज 1990-91 में RS विस्ट ने की थी। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीर थे, 1 भाग निचला नगर था। अन्य हड़प्पाकालीन नगर केवल 2 भागों में ही विभाजित था, किला या नगर दुर्ग और निचला नगर। तो इस प्रकार से मैंने जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तथ्यों को संकलित करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और वो नदी जहाँ वो स्थित हैं बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नगर नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। ये सब हम पीछे कभी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं। बनवाली और राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिले का है, घग्गर नदी के किनारे है, और इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में कुछ घरों, गलियों और जल निकासी का पता चला है राखीगढ़ी से। करंट अफेयर में भी इम्पॉर्टेंट है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। इसके प्राचीन साक्ष्य हड़प्पाकालीन सभ्यता से मिलते हैं। इसकी खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत से कपास यूनान गया, जिसे यूनान में हिंडन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा से जो हमें प्राप्त हुआ है वो पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा है। ये पूछा गया है परीक्षा में कि R37 कब्रिस्तान जो सबसे बड़ा था वो कहाँ से मिला, वो हड़प्पा से मिला है। और तांबे का पैमाना मिला है। कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला है? कालीबंगन से हमें अग्निवेदिका, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये हमें कालीबंगन से मिला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सभी इम्पॉर्टेंट तथ्यों को कवर करने की कोशिश करी है। और अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक वीडियो में जितनी बातें मैंने कवर करी हैं आप उन्हें अच्छे से समझें, पढ़ें, और निश्चित ही एग्ज़ाम में आपको जो है इसमें से प्रश्न मिलेंगे। और अगर आप इसे एक बार कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समय दे के, चूँकि इसे आप देख ही रहे हैं, तो अगर आप इसे पूर्णतः कंप्लीट कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता का चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में आप चाहे PCS एग्जामिनेशन दे, चाहे IAS एग्जामिनेशन दे, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन एग्जामिनेशन दे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। आगामी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर जल्द से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।